एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। अब हम लोग क्लास 2 इसका देखते हैं। प्लानिंग इज़ डन फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो जुडिशियस मतलब होता है केयरफुल, विवेकपूर्ण, समझदारी के साथ। तो कुछ कुछ हिंदी भी आप इसका चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लैंग्वेज स्टडी करिएगा 10th के, चाहे आप एसएससी पढ़िए, साइंस पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, आप रीडिंग ज़रूर करिएगा और इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, आप यूज़ कर सकते हैं जब खुद से आंसर बनाएंगे। तो जब हम लोग रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं तो हम लोग बहुत ही केयरफुल और समझदारी के साथ हमें करना चाहिए, क्योंकि हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं, लापरवाही के साथ करते हैं, तो फिर ये डिप्लीट होते रहते हैं। तो हमें फ्यूचर जनरेशन और साथ में इन्वायरमेंट, इनका भी ध्यान रखना है रिसोर्सेज का यूज़ करते समय। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हमें ध्यान रखना है। इन इंडिया देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। तो इंडिया में क्या है कि जो रिसोर्सेज है ये बहुत ही मतलब डाइवर्स रूप में है। मतलब ऐसा नहीं हर जगह समान रिसोर्सेज हैं। किसी किसी जगह रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, किसी किसी जगह रिसोर्सेज बहुत कम है। किसी जगह रिसोर्सेज तो ज़्यादा हैं पर उनको हम लोग निकाल के यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा था पिछली क्लास में कि अगर हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन चाहिए जहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, है ना, हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं, उनको तीनों को मिला के फिर हम लोग उस फिजिकल इन्वायरमेंट से जो हमारे पास है उनको अच्छे से यूज़ कर पाते हैं और फिर रिसोर्स कहलाते हैं। तो इन इंडिया देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। तो इंडिया में ऐसी कई जगह है जहाँ पर कुछ रिसोर्सेज हैं और कई जगह जहाँ पर कुछ रिसोर्सेज नहीं है। और जिस जगह कुछ रिसोर्सेज हैं वहाँ पर कुछ रिसोर्सेज तो हैं पर कुछ और रिसोर्सेज नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर हम एक पर्टिकुलर जगह लेते हैं इंडिया में, तो उस पर्टिकुलर जगह में कुछ रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं पर कुछ रिसोर्सेज उसी जगह बहुत कम है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये क्या है, मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स में क्या है, बहुत ही रिच है। उसी तरह वाटर रिसोर्सेज में हम लोग देखें तो अरुणाचल प्रदेश वाटर रिसोर्सेज में बहुत रिच है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस मतलब बहुत या बड़ी मात्रा में ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उतना नहीं है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज बहुत ही अच्छा है। The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources। तो वहाँ पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं लेकिन वाटर रिसोर्सेज कम है। तो इंडिया में कुछ जगह क्या है, मतलब कुछ जगह या कुछ रीजन्स में कुछ रिसोर्सेज तो बहुत हैं लेकिन कुछ रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है। Hence we need balanced resource planning at the national, state, regional and local levels। तो हमें बहुत ही समझदारी के साथ रिसोर्सेज का यूज़ करना है, क्योंकि कहीं कहीं पर वो रिसोर्सेज बहुत ही कम है। जैसे राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज कम है, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से और समझदारी से हमें वाटर रिसोर्सेज का यूज़ करना है। अगला है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो रिसोर्स प्लानिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ब्रीफ में स्टडी करते हैं। इनके हायर स्टडीज़ भी होते हैं जिनमें हमें डेप्थ में सब चीज़ स्टडी करना पड़ता है, लेकिन अभी 10th में तो हम लोग बहुत ही ब्रीफ में देखना है। तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अगेंस्ट अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो पहले तो हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करना है किस प्लेस में कौन से रिसोर्सेज हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, किस किस जगह पे हैं, किस किस प्लेस में हैं, ठीक है। तो सर्वेइंग करते हैं, मैपिंग करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि क्वालिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी का है, उसका एस्टिमेट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज मेजर करते हैं। फिर इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इस रिसोर्सेज को निकाल सकते हैं, कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन कौन से स्किल्स उनमें यूज़ होंगे, इंजीनियर्स की मदद लेनी पड़ेगी, कौन कौन से हमें टेक्नोलॉजी मशीन चाहिए, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हम लोग सेटअप कर सकते हैं उन टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। उसके बाद मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो एक नेशन, हमारे इंडिया का नेशनल डेवलपमेंट है प्लान्स है, फिर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान क्या है, ठीक है। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं और जो पर्टिकुलर रीजन से डेवलपमेंट प्लान, मतलब ऐसा कुछ हम लोग को फिर कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मेथड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। तो अगर कोई रीजन बहुत डेवलप है, मतलब उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं,
ठीक है। रिसोर्सेज होंगे तो उसके कारण टेक्नोलॉजी से वो फिर यूज़ होंगे और धीरे धीरे वो रीजन डेवलप करेगा। तो जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं किसी रीजन को डेवलप करने में। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर डेवलपमेंट। मेयर मतलब केवल, मतलब अगर किसी जगह सिर्फ रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सोलर रिसोर्सेज है, अच्छी धूप आती है वहाँ पर, विंड रिसोर्सेज है, बहुत ही तेज़ हवा चलती है, तो अच्छे रिसोर्सेज हैं इस एरिया में, लेकिन वहाँ कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, वहाँ पर विंड मिल्स ही नहीं है जिसके कारण विंड मिल घूम कर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएँ। तो सिर्फ रिसोर्सेज होना मात्र मेयर रिसोर्सेज, सिर्फ रिसोर्सेज अवेलेबल होना ही आवश्यक नहीं या फिर काफ़ी नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए कि हम लोग उन रिसोर्सेज का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक तरह से रॉ फॉर्म में है, उनका हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी से हम लोग उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो हमने देखा था फिजिकल इन्वायरमेंट जो रॉ रिसोर्सेज होते हैं, फिर जो हमारे पास टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन बींग्स ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो डेवलपमेंट में हिंडर मतलब बाधा पहुंच सकती है, रुकावट आ सकती है। मतलब सिर्फ रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज है पर टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लोग उनको यूज़ कर पाएँ। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. तो बहुत सारे हमारे कंट्री में जगह हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं पर फिर भी वो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, बैकवर्ड है, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है जिनसे रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए। ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब इसके विपरीत या दूसरे हाथ पर देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। लेकिन कुछ रीजन्स हमारे देश में, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, रीजन्स हैं, जगह हैं जहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत कम है, ठीक है, पुअर रिसोर्स बेस, तो बाकी जगहों की तुलना में बहुत कम रिसोर्सेज हैं पर उनका बहुत ही अच्छे से टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के सहारे हमने यूज़ किया है जिसके कारण वो रीजन्स इकोनॉमिकली फॉरवर्ड है, डेवलप्ड है, ठीक है। हैंस रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ओनली व्हेन they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। इंग्लिश पे आप ध्यान रखिएगा। तो रिसोर्सेज तभी डेवलपमेंट में उपयोगी या फिर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, जब क्या होगा, जब प्रॉपर टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है कि कैसे उन रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ कर सकें, ठीक है। तो सिर्फ रिसोर्सेज होना ज़रूरी नहीं है, हमें मेथड चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए कि कैसे हम उन्हें यूज़ भी कर पाएँ। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द पीपल हु कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज, स्किल्स, एफर्ट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, नेशन, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो पीपल होते हैं, इंसान होते हैं जो अपने नॉलेज से, बुद्धि से, अपने मतलब एफर्ट से, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने स्किल्स से क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं, काम करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट में हिस्सेदारी निभाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो लैंड रिसोर्सेज। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें कुछ टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे आगे चल के हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लैंड डिग्रेडेशन, उसका क्या होता है, क्या नहीं होता है, इंडिया के कौन से पार्ट में किस तरह के सॉइल्स होते हैं। अब थोड़ा हम लोग ज्योग्राफी अच्छे से देखेंगे टाइप्स में। अभी हम लोग लैंड रिसोर्सेज से शुरू करते हैं। तो लैंड रिसोर्सेज मतलब ज़मीन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उसमें रहते हैं, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट वगैरह ये सब लैंड पर ही हैं। तो एक नेचुरल रिसोर्स है, इट सपोर्ट्स, ये सपोर्ट करता है वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, ये सब रोड पर होते हैं, फॉरेस्ट और जितने भी जानवर वगैरह हैं, ठीक है, वो बेसिकली ज़्यादातर आपके मतलब ओशंस में भी रहते हैं, सी में भी रहते हैं, पर लैंड पे बहुत सारे रहते हैं। सारे ह्यूमंस लैंड पर रहते हैं, हमारे घर, ट्रांसपोर्ट आदि सब कुछ क्या है, लैंड से ही हम लोग लैंड के यूज़ उन्हीं पर चलाते हैं। तो लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सपोर्ट करता है इन सबको। लैंड इज़ एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, मतलब लैंड एसेट है, मतलब बहुत उपयोगी हमारे लिए, लेकिन वो फाइनाइट मैग्नीट्यूड मतलब वो इनफाइनाइट नहीं, असीमित नहीं है, ठीक है। हमारे वर्ल्ड में लैंड बहुत ही कम है, ज़्यादातर ओशन है, ठीक है। तो लैंड फाइनाइट है, इसलिए हमें सोच समझ के लैंड का यूज़ करना पड़ता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस एंड केयरफुल प्लानिंग, ठीक है। तो केयरफुल प्लानिंग, और ऊपर से हम लोग जितने पार्ट में रहते हैं तो
उतना पार्ट का लैंड और भी कम है। जैसे इस दुनिया में जितने लैंड है उसमें से बहुत सारा लैंड तो कवर है आपका माउंटेन से, वहाँ पर हम लोग उतना उपयोग नहीं कर पाते। तो जैसे खेती करने के लिए, रहने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अपने आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए रीजन्स को, जो लैंड हमें बचा हुआ है उसका अच्छे से हमें उपयोग करना है। तो लैंड रिलीफ इन इंडिया, तो इंडिया में लैंड किस तरह से डिवाइडेड है? तो पहला तो प्लेन्स है, जो फर्टाइल प्लेन्स होता है जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, 43%। माउंटेन्स 30% है, जिसमें पेरेनियल फ्लो, पेरेनियल मतलब लगातार, है ना, जो पेरेनियल फ्लो लगातार उनका फ्लो होता रहता है, पानी बहता रहता है ना, वो कभी सूखती नहीं है। कुछ नदियाँ पेरेनियल फ्लोज हमारी होती हैं, माउंटेन्स उनको सपोर्ट करते हैं, वहाँ से पानी निकलता जाता है। तो पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज़्म, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो इकोलॉजी को मेंटेन करते हैं वो लोग, और टूरिज़्म में क्या करते हैं वो लोग? मदद करते हैं, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह में। पर फिर भी हम लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रहने के लिए उतना उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं माउंटेन रीजन्स का। प्लेटो, प्लेटो में क्या होता है? मिनरल्स होता है, रिच डिपॉजिट्स और रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, और वहाँ पर फॉरेस्ट होती है, 27% है। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन, हम लोग लैंड को कैसे यूटिलाइज करते हैं? तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, तो हम लोग कैसे कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं? पहला फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट है वहाँ पर, ठीक है, कुछ लैंड में। फिर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, तो हम लोग हर लैंड पे कल्टिवेशन नहीं कर सकते, जैसे बैरन लैंड या वेस्ट लैंड, बंजर भूमि, बंजर भूमि पे हम लोग कल्टिवेशन नहीं कर सकते। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ठीक है, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स, वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। जिस लैंड पे हम लोग रोड बनाते हैं वो भी ज़रूरी है, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। फैक्ट्री सेटअप करते हैं, वहाँ भी हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। हम लोग करते हैं अदर कल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, ठीक है, तो फैलो लैंड होता है जहाँ पर कुछ समय बाद खेती होती है, हर समय नहीं होती है, तो उसको छोड़ के और भी कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं, जैसे परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। तो पैस्चर्स मतलब होते हैं जो चरने के लिए जो भूमि होती है, जहाँ पर कैटल चरते हैं, घास खाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर खेती नहीं करते, वो उनके लिए होती है परमानेंट पैस्चर्स। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोइंग एरियाज, तो ये भी कुछ लैंड होते हैं जहाँ पर हम लोग खेती नहीं कर सकते। कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स, तो जिस लैंड को हम लोग अब कल्टिवेट नहीं करते हैं, जो 5 साल से ज़्यादा छोड़ दिए गए, वहाँ कल्टिवेशन नहीं होता है, तो वो भी अनकल्टिवेटेड लैंड की श्रेणी में आ जाते हैं। अगला है फैलो लैंड, फैलो लैंड वो लैंड होते हैं जहाँ पर कुछ समय के लिए खेती नहीं की जाती, जैसे 2 साल बाद खेती की जाती है, 3 साल बाद, 1 साल बाद, लगातार खेती नहीं की जाती है, हर साल नहीं की जाती है। तो एक होता है करेंट फैलो लैंड, करेंट फैलो लैंड होता है जिसको अभी अभी खेती उसमें नहीं की जा रही है। लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है, तो बिना मतलब 1 साल या उससे कम के लिए अभी तक उसमें खेती नहीं हुई, करेंट फैलो लैंड। अदर देन करेंट फैलो लैंड मतलब ऐसा लैंड, ऐसा ज़मीन जिसमें 1 से 5 साल तक अभी खेती नहीं हुई है, उसको अभी रोक दिया गया है, वहाँ खेती अभी नहीं हुई है। नेट सोन एरिया, बस एक बार हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। नेट सोन एरिया क्या होता है? द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया, मतलब जिस खेत में खेती होती है, ठीक है, उसको हम लोग नेट सोन एरिया बोलते हैं, जहाँ पर हर साल खेती होती है, ठीक है, और जनरली हम लोग बोल सकते हैं जिसमें सिंगल क्रॉपिंग होती है, एक ही फसल को बार बार उगाया जाता है, जिसमें हर साल खेती होती है, जो खेती जिस पे करते हैं वो नेट सोन एरिया में आ जाता है। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, तो इंडिया में जो लैंड यूज़ होता है, हम लोग जैसे कुछ में फॉरेस्ट होता है, कुछ अनकल्टिवेटेड होते हैं, कुछ में हम लोग खेती करते हैं, ठीक है, कुछ फैलो लैंड्स होते हैं, तो अलग अलग तरह से लैंड का यूज़ होता है। तो इंडिया में लैंड का पैटर्न क्या है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग यूज़ ऑफ लैंड, तो यूज़ ऑफ लैंड, लैंड को यूज़ करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं, एक फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, एक ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल फैक्टर मतलब टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब होता है किसी रीजन में क्या है, नेचुरल या आर्टिफिशियल, मतलब वहाँ पर नदियाँ बहती हैं, वहाँ पर खेत हैं, कि वो एक सिटी है, हाई डेवलप्ड सिटी है, ठीक है, हाईली डेवलप्ड है, जैसे वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है। तो टोपोग्राफी उसकी कैसी है? मतलब द डिस्क्रिप्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, मतलब उस एरिया में हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, बिल्डिंग्स है, डैम्स है, रोड्स है, क्या है वहाँ पर, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है वो भी डिपेंड करता है, सॉइल का टाइप कैसा है ये भी डिपेंड करता है, फर्टाइल सॉइल है या फिर कोई और सॉइल है तो और तरह के क्रॉप्स उसमें आ जाएंगे, एरिड सॉइल है, किस तरह का सॉइल है वो भी डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर कल्टिवेशन कर सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा आपको अनकल्टिवेटेड लैंड या एरिया मिलेगा। उसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स, मतलब वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है,
ठीक है। और फिर वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है, मतलब वहाँ पर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस है कि नहीं है। फिर कल्चर क्या है वहाँ का, ट्रेडिशन क्या है, ठीक है। तो ये सब भी वो डिपेंड करता है, मतलब फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस तरह के एट्सेट्रा। अगला देखते हैं हम लोग। Most of the land other than the current fallow land are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high, ठीक है। तो जो current fallow land होते हैं उसके अलावा जो भी हमारे पास लैंड होते हैं वो जनरली पुअर क्वालिटी के होते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ही उसमें हाई होती है। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टीवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स। तो 2-3 साल में 1-2 बार ही उनको कल्टीवेट किया जाता है, क्योंकि एक तो वहाँ की सॉइल उतनी अच्छी है नहीं, पुअर क्वालिटी का लैंड है, और साथ में आपका ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत हाई है, ठीक है। अगला है कि द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। नेट सोन एरिया मतलब सिंपल है, कितने जगह पर खेती होती है एक एरिया, एक जगह में, ठीक है। तो कितने खेत में या कितने ज़मीन पर खेती होती है उसको हम लोग नेट सोन एरिया बोलते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है, किसी राज्य में बहुत ज़्यादा होता है नेट सोन एरिया, वहाँ पर अच्छी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, वहाँ पर इरिगेशन के साधन हैं, पानी है, फैसिलिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, ठीक है। कहीं पर आपके इरिगेशन के लिए उतने पानी के सोर्सेज नहीं है, सॉइल भी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर जितनी ज़मीन पर खेती होती है वो कम होता है। तो अलग अलग राज्यों में जो नेट सोन एरिया होता है वो अलग अलग होता है। इट इज़ ओवर 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman and Nicobar Islands। तो पंजाब हरियाणा इनमें बहुत अच्छा सॉइल है, वहाँ पर इरिगेशन के लिए पानी की अच्छी फैसिलिटी है, तो वहाँ पर लगभग 80% टोटल एरिया का आपका नेट सोन एरिया है, ठीक है। और जैसे बाकी जो जगह है जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गए, मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए, ठीक है। तो ये सब जो आपका है यहाँ पर आपका जो नेट सोन एरिया है वो सिर्फ 10% है, ठीक है। तो स्टेट वाइज ये बहुत ही वेरी करता है और ये डिपेंड ह्यूमन फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसी तरह हमने ब्रीफ में कुछ और बातें देखी। अगली क्लास में, क्लास नंबर 3 में हम लोग कुछ और बातें देखेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे।